नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम। कभी गरजता कभी बरसता, इस नादान परिंदे का अंबर है। स्वाद है खारा लफ्जों का मगर, पिता अनमोल मोतियों का समंदर है। आज इंटरनेशनल फादर्स डे है। आप सबको इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी फादर्स हमें देख रहे हैं, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। फादर्स, द रियल हीरोज, द रियल रोल मॉडल्स, और वो ऐसे शख्स हैं जो हमेशा म्यूट मोड पे चलते हैं, एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी काफी सारी चीजें कह जाते हैं। जी बिल्कुल आरती, जैसे आप कह रही हैं कि एक्सप्रेस कम करते हैं पिता, मगर उनके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और वो जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों के हक में करते हैं। जी और हम बच्चे काफी समय सोचते हैं कि आजकल की जनरेशन की अगर बात की जी जाए तो ये सोच लेते हैं कि नहीं, पापा क्यों रोज हमें एक ही चीज बोलते हैं, लेकिन आई थिंक जो पापा बोलते हैं वो कोई और नहीं बोलेगा। जी, बिल्कुल, क्योंकि वो जो सिखा सकते हैं, वो शायद कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल जीवन में अगर जीवन जीने की कला कोई सिखाता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पिता पिता है। है, बिल्कुल सही माँ बात है। के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है और पिताजी के लिए बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम कहा गया है। जैसे आरती ने भी कहा कि वो खुद ही म्यूट रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत कम लिखा बोला गया है। मगर हाँ, जिंदगी जीने का तरीका, कैसे जिंदगी जी जाए, कैसे लोगों के साथ डील किया जाए, कैसे समाज में व्यवहार किया जाए, वो सिर्फ पिता सिखाते हैं। इसीलिए आज हमने फादर्स एंड डॉटर्स, फादर्स एंड सन को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश की है, जो एक ही फील्ड में दोनों की रुचि है। पहले ऐसा सोचा जाता था कि अगर मुझे जिसमें रुचि है तो वो पिता की ओर से ऐसा आता था कि नहीं ठीक है, अभी आप ये पढ़ाई खत्म करो और फिर काम पे लग जाओ। मगर आज का जो जनरेशन है वो बहुत अलग है। मगर और इसके साथ में हमारे साथ एक और शख्सियत ऐसी भी है जो उस जमाने की है, मगर उन्होंने अपने बेटियों को उसी फील्ड में आगे आने का बहुत ही अच्छा उनको प्रोत्साहित किया। तो शुरू करते हैं आज की इस खास चर्चा को आरती। बिल्कुल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे सबसे सीनियर जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, प्रोफेसर रतन परिमो सर। जी ये बहुत ही जाने मानी हस्ती हैं हमारी बड़ौदा सिटी की। सर जो हैं ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स हमारे एमएस यूनिवर्सिटी का जो हिस्सा है। और सर जो हैं इन्होंने एज अ डायरेक्टर सर्व किया है एलडी म्यूजियम, एनसी मेहता गैलरी अहमदाबाद में, और इन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च में भी काफी काम किया है। जी और सर के साथ जुड़ रही हैं उनकी डॉटर जो है गौरी परिमो कृष्णन। गौरी मैम भी पिछले 20 डिकेड से इसी फील्ड में काम कर रही हैं, एंड शी इज वर्किंग विद डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज, जो हमारे हिंदुस्तान कल्चर को बाहर दुनिया में लेके गए हैं। उस हेरिटेज की वहाँ चर्चा हो रही है, उसे वहाँ जीवित रखा है। गौरी मैम जो हैं ये लीड क्यूरेटर हैं ऑफ साउथ एशिया कलेक्शन एंड गैलरी ऑफ एशियन सिविलाइजेशन एंड द इंडियन हेरिटेज सेंटर इन सिंगापुर। क्या सो बात है, परिमो सर और गौरी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से मिस्टर विश्वास, गोविंद विश्वास जी जुड़े हैं, और उनके साथ जुड़े हैं उनके छोटे बेटे अनय, अनय विश्वास। और बड़ौदा से एक और जोड़ी, मम पापा और बेटे की जो जुड़ी है वो है मिस्टर अमर मेहता, और अमर मेहता जी के साथ जुड़े हैं उनके सन माधव मेहता। अमर जी, आपका और माधव का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और इतने उत्सुक है बात करने के लिए, बात शुरू करते हैं। हमारे साथ और एक पिता और बेटा जुड़े हैं, वो है डॉक्टर हितेश भाटिया, हर्षिल भाटिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गायत्री जी। तो बात शुरू करते हैं परिमू सर से। तो परिमू सर के बारे में थोड़ा सा पहले हम बता दें कि बिल्कुल हमारे वडोदरा शहर की बहुत महान शख्सियत, वडोदरा शहर का नाम सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी
परिमू सर ने वडोदरा शहर का नाम रोशन किया है। इतने महान कलाकार आज हमारे साथ जुड़े हैं। एक्चुअली हम बहुत ही लकी हैं कि हम बड़ौदा के हैं और बड़ौदा के ऐसे कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं आज। जर्नी से शुरू करते हैं बात। परिमू सर, आपकी जर्नी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि एक पिताजी की जर्नी को देखकर ही बच्चा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और फिर वो भी वैसे जीने लगता है, और ऐसा ही कुछ किया है गौरी मैम ने। तो परिमू सर, आप आर्ट से कैसे जुड़े? आपको भी ऐसा ही आप भी अपने पिताजी से, माताजी से प्रभावित हुए थे, कैसे आर्ट से जुड़े? आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैं इसे प्रिविलेज मानता हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी सोचता था कि मेरी और मेरी डॉटर का प्रोफेशनली ऐसा रिलेशन है कि इसके बारे में आज तक ऐसा मौका नहीं मिला कि जब हम दोनों मिल के इस बात के बारे में बात करें। जी। मेरा जन्म कश्मीर में हुआ है, श्रीनगर में, और वहाँ तो ऐसा कुछ ज़्यादा पता नहीं था आर्ट के लिए किसी को भी, मगर मेरी एक इंट्यूटिवली मैं हाथ से पेंसिल लेकर ड्राइंग किया करता था। इस तरह से मैंने हाई स्कूल में ड्राइंग लिया था। वैसे ड्राइंग मास्टर भी कोई इतना अच्छे आर्टिस्ट होंगे ऐसा कुछ, वो आर्टिस्ट होते हैं ऐसा कुछ भी पता नहीं था जी। और उस तरह का भी वो ड्राइंग टीचर से हमें पता नहीं चला। फिर वो ऐसा पीरियड भी था कि अजंता पेंटिंग और मुगल पेंटिंग और ऐसी बातें किसी को मालूम नहीं थी, मगर मैं ड्राइंग करता रहता था। तो मैं मुझे याद है हमारी मेरी माँ, मेरी दादी वो देखती थी कि मैं ड्राइंग करता हूँ, खास करके जब कोई हमारी फूफी आए, ऐसी कोई वो जिसको कहते हैं ना बाहर जाने का ड्रेस, उस तरह का वो बाहर जाने का ड्रेस लेडीज पहन के आती थी, तो मैं ड्राइंग, तो ये सब लोग आपस में बात करते थे कि ये कश्मीरी में हम लोगों को बट कहते हैं जी। और फीमेल इज बटनी, तो ये बटनी का ड्राइंग बनाता है। तो जब भी इसी तरह से कोई भी इस तरह की लेडी मेहमान आ जाए तो वो कहेंगी हाँ मेरा भी चित्र बनाओ, मेरा भी चित्र बनाओ, इस तरह का। तो इस तरह का था। फिर मैं न्यूज़पेपर्स में से पिक्चर्स काट के उसका कलेक्शन करता था। उन दिनों में मैं मिशनरी स्कूल में था, पढ़ता था, तो वहाँ ये कुछ भी चीज जो आपको पसंद आए उसको कलेक्ट करना। जी। तो उस तरह का, सो दिस विजुअल इमेज और हाथ के स्किल, ये दो चीज में काफी इंटरेस्ट था मुझे। तो मैंने मैट्रिकुलेशन में किया, मैं कॉलेज में एडमिशन मैंने साइंस का लिया। बाय द वे मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मैं मगर यही हमें पूछने वाली थी कि ये पेंटिंग का जो शौक है, पेंटिंग करना, तो वो घर में ऐसा कोई माहौल था कि आपका अलग शौक था? इंट्यूटिवली इट हैज हैपेंड। जी। तो पिताजी डॉक्टर थे, तो जी। मैं तो इंजेक्शन से डरता था, तो मुझे इस तरह से ये सब्जेक्ट्स के लिए ऑलरेडी ये था कि ये नहीं करना है। अंग्रेजी अच्छा। मेरा बहुत अच्छा था, तो इसलिए कॉलेज तो गया और साइंस में एडमिशन मिल गया। पता नहीं वो जो एक साल रहा कॉलेज का पीरियड, उसमें पिताजी को लग गया होगा चलो उसको भेज दें, तो जी। वो एक बहुत ही लकी बात हुई है। मुझे नहीं लगता है मैंने कोई जिद किया हो या हम लोगों में कोई आपस में डिस्कशन हुआ हो। तब तो मुझे पता भी नहीं था शांति निकेतन क्या है। मैंने बाद में देखे तीन तीन प्रोस्पेक्टस मुझे घर में मिले, एक शांति निकेतन का था, एक जे स्कूल का था, एक बड़ौदा का था। जी। तो बड़ौदा जस्ट स्टार्टेड डिग्री कोर्स, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन द होल कंट्री टू स्टार्ट डिग्री कोर्स 51 में। तो हम लोग, आई एम वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टूडेंट्स, और हमारी पढ़ी
ये एक्सपेरिमेंट हुआ नए आर्ट ट्रेनिंग का, और जी, हम लोगों ने ही उसको आगे चलाया जी, इस तरह से। तो एक्चुअली यह ही जो ट्रेनिंग मिल गई, उसी से मेरी आंखें खुल गई, उसी से पूरा जो अ, हमारी इतनी सिविलाइजेशन का इतना अच्छा आर्ट है, या सारे वर्ल्ड में जो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन सोसाइटीज ने काफी मास्टरपीसेस बनाए हैं, ये सब पता चला। तो उस तरह से मेरी कमिटमेंट बढ़ गई। जी, और मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने आर्ट हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट ले लिया, तो किताबें जमा होती गई घर में। जी। तो गौरी का जो ये भी मुझे लगता है जानने जैसी बात है। मैंने भी फैसला किया था मैं आर्टिस्ट से ही शादी करूंगा। अच्छा। तो गौरी के लिए ये कहना चाहता हूँ मैं, वो शायद आपके इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही रेलेवेंट है, कि बड़ा बुक शेल्फ फुल अप हो गया आर्ट बुक्स से, और गौरी कुछ खड़ी होने लायक हो गई, मे बी 1.5-2 साल की, और जी। थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा। तो हुँ। उसने कहा हूँ जारे मोटी थईश ने, हूँ जारे मोटी थईश ने आ बद्दी चौपड़ियों वांचिश। तो वो, मतलब जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो सारी किताबें पढ़ लूंगी पापा की। तो इस तरह से वो भी आर्ट हिस्टोरियन हो गई। वैसे वो डांस काफी, उसने, हम चाहते थे वो अच्छा डांस परफॉर्मर बन जाए, मगर उसने आर्ट हिस्ट्री में ही आगे डॉक्टरल डिग्री और वगैरह। आज के दिन जब हम इंटरनेशनल फादर्स डे मना रहे हैं, तो आज के दिन आपके फादर को पूरे बड़ौदा की ओर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि वो अगर आपको वडोदरा छोड़कर नहीं जाते, तो हमें इतने बड़े कलाकार हमारे शहर को नहीं मिलते। तो सच बात है। उनको थैंक यू बनता है। मेरी सर। उम्र भी छोटी थी, आप माफ जी, कीजिए, एक जी, जी, स्मॉल बताइए। पॉइंट, कि वो मुझे लेकर आए ट्रेन में, हम पहली बार ट्रेन में हम बैठे थे, मतलब जी। मैं, वो तो और शॉर्ट्स पहन के मुझे छोड़ दिया उन्होंने, जून के महीने। अच्छा। 15 साल, आई वॉज 15+, ओके। और तब से मैं यहाँ आई हूँ जीवन से, बड़ौदा में। वडोदरा वडोदरा वो ने कहते आपको हैं ना अपना कर्म लिया। भूमि, कर्म कर्म भूमि। भूमि कहते हैं ना, तो ये बिल्कुल। बड़ौदा ही मेरी कर्म भूमि है। आज का जो दौर है, उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट, खास करके मैं पिताजी के सपोर्ट, आज हम फादर्स डे मना रहे हैं, इसीलिए मैं पिताजी के सपोर्ट की ज़रूर बात करूँगी यहाँ पर, कि आज के दौर में जो पिताजी का सपोर्ट मिलता है और उस वक़्त का दौर, आपको यहाँ वडोदरा वो छोड़कर ज़रूर गए, मगर उसके अलावा किस तरह का सपोर्ट उस वक़्त बच्चों को पिताजी की ओर से मिलता था? सपोर्ट तो एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट, जी, उसमें कोई आनाकानी नहीं थी, और यहाँ तक कि उनको शायद ये लगा होगा कि पेंटिंग में उसे इन टर्म्स ऑफ नौकरी वगैरह इनकम क्या होगा, तो यहाँ म्यूजियोलॉजी कोर्स शुरू हुआ था। जी, तो उसने कहा अगर म्यूजियोलॉजी कोर्स करोगे, उसके बाद तुम अगर मास्टर्स डिग्री पेंटिंग करना चाहते हो कर सकते हो, मगर म्यूजियोलॉजी कोर्स कर लेना। तो इट सो हैपन कि म्यूजियोलॉजी नया सब्जेक्ट था। जैसे जी, म्यूजिक कॉलेज में आप कोई यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स कर लो, तो म्यूजिक कॉलेज में भी आप कोर्स कर सकते हो। तो म्यूजियोलॉजी का भी ऐसा अलाउ किया था, आप और भी कुछ कोर्स करते हो तो म्यूजियोलॉजी में कर सकते हो। तो मैंने मास्टर्स डिग्री इन पेंटिंग और मास्टर्स पोस्ट डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी दोनों ज्वाइन किया, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर फॉर्चुनेटली मुझे 2 साल की और स्कॉलरशिप मिल गई, और इस तरह का उनका जनरल सपोर्ट रहा। मगर जी, मुझे एक ऑब्जर्वेशन कहनी है कि उन दिनों में काफी सारा ऐसा था कि पेरेंट्स ये देखते थे कि बच्चा तरक्की करता है या नहीं, खुद वो कितना उसमें इन्वॉल्व है, या खुद उनके, जैसे इनको तो कुछ पता नहीं था आर्ट के बारे में, तो जी, वो तो उस तरह का एनकरेजमेंट तो नहीं था, मगर हमें ये लगता था कि वो देख रहे हैं। तो
ऐसी एक फीलिंग उन दिनों में यंगस्टर्स में होती थी कि क्या मैं ऐसा करता हूँ। इवन भाइयों के अंदर हम जी, 3 भाई थे कि मैं मेरे भाइयों से भी अच्छा काम करूं, इस तरह का कि पेरेंट्स नोट कर लें उसको, राइट। इस तरह का। ऐसा नहीं ए कि वो बैठे क्या काम किया, वो काम करते हो, नहीं कि उल्टा तो ऐसा होता था। अगर स्कूल में कुछ गलती होने पर मार पड़ी हो तो वो घर इन्फॉर्म करते थे, तो घर में दूसरी मार पड़ती थी। ये नहीं कि वो हमको सिखाने बैठे, उनको लगे कि हाँ हमको हम उसे सिखाए, जी, मार पड़ती। जी, तो ये जी, मार न पड़े इसके लिए हम अ, होशियार रहते थे जी, कि जी। अच्छा काम करें, तो उस तरह से प्रोग्रेस होती थी। अ, मगर तो उस वक़्त ऐसा था और आज पिताजी की ओर से माँ की ओर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है आज के दौर में ये सारी चीज़ें कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा है। मगर ख़ैर उस वक़्त के हिसाब से अभी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को हाँ, सपोर्ट करते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात हो रही है कि बच्चा जो करना चाहे उसे सपोर्ट मिलता है। गौरी जी आपसे बात करेंगे। आपको आपको पिताजी ने कैसे सपोर्ट किया और आपको कब ऐसा लगा कि मुझे भी कला में ज़्यादा रुचि है और मुझे भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए और पिताजी का सपोर्ट फिर कैसे मिला? मदर भी हमारी आर्टिस्ट हैं, तो घर का माहौल ही पहले से कला में पूरा स्टीप्ड इन आर्ट ऐसे कह सकते हैं। जी, और जी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, थिएटर, सिनेमा, सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हर चीज में हमको एक्सपोजर दिया गया था। और मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को म्यूजिक और डांस दोनों सिखाया गया था बचपन से। जी। और जब हम छुट्टियों में जाते थे तो हमारी छुट्टियां इनके रिसर्च वर्क के साथ जुड़ जाती थी। तो हमारी, मतलब मुझे अगर कोई पूछे कि तुमने आर्ट हिस्ट्री क्यों सीखी और कब सीखी, या उसका डिसीजन कब लिया सीखने का, तो वो ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। हम लोग मतलब नेचुरली उसमें फ्लो हो गए। जैसे कि जी, संगीतकार का बेटा छुटपन से ही संगीत सीखता है, या तबला वादक का बेटा या बेटी जो भी हो, मतलब साज के साथ वो बड़े ही हो जाते हैं, तो वैसे ही जी, हम भी बड़े हो गए। जी। फिर जब स्कूल खत्म हुई, +2 खत्म किया, तब तो साइंस में ही भेजा था। मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि भाई तुम लोग साइंस पढ़ो। और घर से ऐसा कोई फोर्स नहीं था कि आपको आर्ट करना है या साइंस करना है, जो भी मन की इच्छा हो वो परस्यू करो। जी, तो जब मैंने +2 किया तब मैंने डिसाइड किया अब मुझे साइंस में नहीं जाना है, मुझे आर्ट हिस्ट्री पढ़ना है। और मैं खुद ही जाके फॉर्म लेके आई। और उस हुँ, वक्त भरतनाट्यम का भी मुझे शौक था, मैंने काफी सीखा था स्कूल में, लेकिन फॉर्मलाइज मुझे करना था कि अब मुझे आगे जाना है इसमें। तो वहां भी हमको सपोर्ट मिला। तो दोनों विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स दोनों फैकल्टी में हमें एडमिशन मिल गया। तो तब जाके फिर इन लोगों ने मुझे बोला कि अच्छा अब तुमने खुद तय किया है तो हम तुम्हें सपोर्ट देंगे। जी। एंड यस, वो सपोर्ट अभी भी चल रहा है। मतलब इन करियर एंड ऑल माइलस्टोन्स, दे हैव ऑलवेज एनकरेज्ड मी। एंड मैंने जो मेरी बात बताई मेरे हुँ, पिताजी की, जी, अ, उसी और जो गौरी से आपने प्रश्न पूछा, उसी के संबंध में ये छोटा सा छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जी, कि प्लीज़। मैं नहीं चाहता था मैं ऐसा फादर बनूं कि बड़ा होके मेरे बच्चे ऐसा कहे कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो इसलिए मेरे लिए चैलेंज था जैसे मेरे लिए चैलेंज था कि बीवी के साथ कोई वो क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, नहीं मतलब जो कॉम्पैटिबिलिटी जिसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी। जी, बिटवीन जी। हस्बैंड एंड वाइफ ऐसा भी ना हो, इसलिए आर्टिस्ट बीवी पसंद कर ली। इसी हाँ, तरह से मेरे बच्चों के साथ इतना ही मैं इन्वॉल्व, हम दोनों इन्वॉल्व रहे हैं। हम जी। इनके, ये तो रिहर्सल में जाते थे, हम भी रिहर्सल देखने जाते थे। फिर हम
ये घर में प्रैक्टिस करना है, उस वो भी हम देखते थे बैठ बैठ के। इतना इन्वॉल्वमेंट, और बड़े बड़े डांसर्स और म्यूजिशियंस के प्रोग्राम हो तो खास वो देखने जाते थे। फॉर्चुनेटली हम यूनिवर्सिटी एरिया में थे और ऑडिटोरियम वहीं था, जी। तो या वो सब करते थे। वी इनको वी इनको ले जाते थे दोनों बच्चों को कॉन्सर्ट्स में, थिएट्रिकल प्रोग्राम, इवन जो पैलेस में होते आर्ट थे। आर्ट सिनेमा, हाँ, पैलेस पैलेस में, दरबार हॉल में प्रोग्राम होते थे, उन सब जगह जाते थे, लेकर जाते थे। जी। या ये फुल घर से, सपोर्ट एंड फुल ये घर से, एक्सपोजर। जी, जी। घर से जो माहौल बनता है, घर से जो माहौल मिलता है, उसी में बच्चा जब बड़ा होता है तो डेफ़िनिटली वो एक अलग, उसकी एक अलग छवि निखर कर आती है। और वो गौरी मैम, आपने जो सीखा, जो देखा, उसी को फिर अपनाया। गौरी मैम बता रहे हैं कि उनका एनवायरनमेंट ही वही था, वही क्योंकि था। मम्मी और पापा दोनों ही आर्टिस्ट रह जी, चुके हैं। जी, तो जहाँ पूरा दिन कला की बात हो, कला को जिया जाए, तो आई जी। थिंक बच्चा उसको बहुत पॉजिटिवली इम्बाइब भी करता है और कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है। हाँ, जी। आगे जाके अगर लगे कि भई नहीं, मुझे शायद कुछ और भी करना चाहिए, हुँ, हुँ। बट वो चीज़ जो है वो इनहेरेंट तो कहीं न कहीं रहती ही है। रहती है, रहती है। आई थिंक गायत्री जी, हम जो छोटे वाले बच्चे हैं उनको पहले जोड़ लें, जी, जी, क्योंकि हमारे बिल्कुल। वो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रेस्टलेस भी है, हैं और एक्साइटेड भी एक्साइटेड हैं है बात बात करने के। करने के लिए। सबसे पहले हम माधव को जोड़ रहे हैं, माधव मेहता एंड अमर मेहता। सो मैं अमर जी के बारे में पहले बता दूं। अमर मेहता जी जो हैं ये आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से, और ये गवर्नमेंट और सीएसआर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं गुजरात लेवल पर। जी। सो अमर जी, आपकी जर्नी के बारे में आप बताइए, और माधव कैसे आपको एज एन इंस्पिरेशन लेकर चलते हैं, ये थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। In my journey, Madhav is a second birth for me, and मैं थोड़ा और ओपनली बताऊँ तो बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस माधव आने के बाद में आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज दे लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट? करेक्ट। तो आई हैव अ फुल, आई एम वेटिंग, मेरा दिन का तो दिनचर्या है, सुबह में मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, और देन वी वर्क फॉर टिल इवनिंग, और शाम को मैं वेट करता हूँ टू गो बैक होम टू स्पेंड टाइम विद माधव, राइट? बिकॉज माधव दिख नहीं रहे हमें, हाँ, अब दिखे। माधव वो मुझे, मेरा भी वेट करता है, कॉल करता है टाइम पे कि डैडी कितने बजे पहुंच रहे हैं यहाँ। सो वी डू वेरी स्पेंड टाइम टुगेदर इन द इवनिंग, एंड यस, फॉर मी माधव की प्रेजेंस के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव, और मुझे मेरा बचपन इसके अंदर दिख रहा है। बहुत सही बता रहे हैं। तो और दूसरा मैं ये बताता हूँ, जैसे बोलते ना खिलना, जैसे फ्लावर ओपन अप होते हैं, जिस तरह दे ओपन अप विद न्यू स्किल्स एंड न्यू एबिलिटीज, so every time something new you will get from them, right? So he's happy with doing something or other things continuously. कोई बात नहीं, बहुत we enjoy, I really enjoy the company. जी। मेरे पापा मुझे तो जू में ले जाने वाले हैं। वाओ, दैट्स सो गुड। अच्छा, आप और क्या करते हैं पापा के साथ, वो मुझे बताइए। मैं साइकिलिंग के लिए जाता हूँ। ओके, साइकिलिंग के लिए पापा भी साइकिलिंग करते हैं? हाँ? पापा भी साइकिलिंग करते हैं? नहीं, मेरी खुद की। मेरे साथ अच्छा, दौड़ते आपकी हैं। मेरे साथ साइकिल। दौड़ते हैं। अच्छा, पापा दौड़ते हैं और आप साइकिल चलाते हैं। वाओ, और क्या करते हो और आप? बाद में हाँ, मैं खेलता हूँ, ऑब्स्टिकल्स करता हूँ, अच्छा, कुछ करता हूँ। बहुत कुछ करते हैं। और गायत्री दी, आपको पता है माधव जो है ये बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, और ये बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, और ये पापा के साथ ट्रीज और प्लांट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, मुझे आरती बता रही थी कि आपको ट्री से बहुत प्यार है और प्लांटेशन आप अच्छा करते हैं, और है ना? तो बताइए क्या-क्या करते हैं, वो बताइए। प्लांटेशन कैसे करते बताओ? कैसे करते हैं प्लांटेशन? प्लांटेशन को पहले सीड डालते हैं, फिर रूट आता है,
वैसे बिग प्लांट Oh wow, that's so इज कॉल्ड nice. जर्मिनेशन It's called It's what? called germination. और आपको पता है कि कोरोना वायरस में भी माधव ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। कोरोना वायरस में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए हाँ, माधव? बताओ, हमें भी बताओ। बहुत बाहर नहीं जाना है, ओके मास्क पहनना है, जी। इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने हैं, ओ इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने हैं। बूस्टर्स लेने हैं। कौन-कौन से कैसे? बताओ? कबासूर, ओके टर्मरिक, अमरूद, तुलसी एंड शक्ति चौक। अच्छा, ये सब पापा करते हैं इसीलिए आपको पता है ना? Yeah. Yes, बिल्कुल। आपकी जो दिनचर्या है उससे कितना प्रभावित रहता है आपका बेटा? वो He's क्या करता definitely- है आपके जैसा ही? he definitely, जैसे मेरा मॉर्निंग में शेड्यूल अर्ली मॉर्निंग होता है तो जी वो वेट करता है, जैसे मैं इस तरह से प्लान करता हूँ उसकी सॉन्ग दो तो या मैं इस तरह से टाइम प्लान करते हैं, जैसे मेरा जी। शेड्यूल में मॉर्निंग में मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, जी। प्रोग्राम्स कोई ऑनलाइन होते हैं तो ये वेट करता है वो कि कब म्यूजिक सुने एंड he'll come out. So मॉर्निंग में होता है, देन मॉर्निंग ही लाइक टू लिसन म्यूजिक अच्छी तरह से, वो डेली उसका चैंटिंग मंत्रा हो, देन ही लिसन, वो डेली सुनता है मॉर्निंग में, सो दैट वो रूटीन में वो रहते हैं, एंड देन या और मुझे सुनना है। ओके माधव, थैंक यू सो मच। आपने कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें करी हमारे साथ। विश्वास जी से बात करने से पहले मैं विश्वास जी को जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। विश्वास जी ने मास्टर्स किया है विजुअल आर्ट्स में। ये भी उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स से किया हुआ है और काफी सारे अवार्ड्स से इन्हें नवाजा गया है न्यूयॉर्क में 2012 और 2018 में। और ये सोलो और ग्रुप एग्जीबिशंस कंडक्ट करते हैं। उनके साथ जुड़े हैं अनय, जो भी क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, है ना अनय? सही है? हाँ। पापा की क्रिएटिविटी देख देख के खुद भी क्रिएटिव हो गए हो, ऐसा है? बिल्कुल, वो मेरे साथ मेरे पेंटिंग बैकग्राउंड पेंट करता है जी। और बहुत चीजें वो मेरे साथ करता रहता है। जैसे मैं कभी-कभी सुबह गार्डनिंग के लिए जाता हूँ तो पानी देना पौधों में, और बहुत सारी चीजें। जब हम बड़ौदा में थे लगभग वहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स में हमने प्लांटिंग भी किए, और फिर बॉम्बे जाने के बाद वहाँ समुद्र किनारे किसी के भी खेत में जाके हम लोग प्लांटिंग करते थे। अच्छा। तो वहाँ एक चीज कि नॉर्मल चीजें हम वहाँ नहीं लगा सकते, तो हम नारियल के पेड़ लेके जाते थे और उधर जो सी बीच किनारे जहाँ जो चीजें उग सके वैसी चीजें हम लोग प्लांट करते थे। तो ऐसी चीजों में बहुत जी। विश्वास जी, थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि जिस तरह हमारी बात हुई, आपको आपके डैड ने, पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया, और उस हिसाब से थोड़ा सा आप प्लीज शेयर करिए। मेरी मॉम सपोर्ट करती थी कि मैं आर्टिस्ट बनूं, लेकिन जब मैं 12th किया तो पापा बोले कि अब बिजनेस या कुछ और जो एग्रीकल्चर है घर, वो चीजें संभालो। तो मेरा मन नहीं था मतलब उसमें ये करने का। बट एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है, और एक दिन मॉर्निंग में घर पे पूजा वूजा होती है, सबके पैर वैर छुए और मैं घर से निकल गया। और वो बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था, और मैं जैसे तैसे इंदौर पहुंचा। वहां जाके पहुंचने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ जहाँ कॉलेज में जाना है, कुछ मुझे सीनियर्स मिले, वो आज भी मेरे से जुड़े हैं, और तब मेरे आर्ट जर्नी वहां से शुरू हुई। और फिर पापा, जैसे अब बहुत सारे अचीवमेंट्स ऐसे आते हैं तो पापा खुश होते हैं, बट बोलते नहीं हैं। पर वो चीज मैं कोशिश कि तो वो सारी चीजें दूर जो मैं मतलब अपने बचपन में उन चीजों को मिस किया। तो बहुत सारा समय मैं इसके साथ निकालता हूँ, ये भी दिन भर मेरे साथ ही लगा रहता है। और बहुत सुंदर पेंटिंग करते हैं। आपको ऐसा फील हुआ कि माँ ने सपोर्ट किया, पिताजी इतने ज्यादा आपसे नहीं जुड़े हुए कि ये फील्ड में आप जाओ? वो भी पेंट करते हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि है ना इस तरह की फील्ड भी होती हैं। और वो टीचर हैं, तो अभी तो रिटायर्ड हो गए हैं, पर उनको मालूम नहीं था कि ये सब चीजें ऐसी फील्ड में ऐसी चीजें भी होती हैं। तो जी, इसीलिए मतलब वो ये
जनरेशन है कि जिनको मतलब दादाजी को भी आर्ट पसंद था, पापा को भी आर्ट पसंद है, लेकिन एज ए प्रोफेशन वो इस चीज में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था उनको कि इसमें आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि चिंता तो सभी लोग करते हैं, इसीलिए वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो एक सेफ्टी देखते हैं, बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस फील्ड में भी ऐसा कुछ होता है। आई थिंक बहुत सही बता रहे हैं ये। पहले के ज़माने में अगर हम देखा करें तो काफ़ी सारी हॉबीज़, टैलेंट्स हमारे में रहते थे, हमारे फादर्स के या उनके फादर्स के, पर शायद उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली शोकेस करने की। हाँ, वो भी था और उस वक्त शायद सोच बहुत अलग भी थी थी। कि आप पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी सी जॉब ले लो, बस ये माइंडसेट था उस बिल्कुल। वक्त। और क्योंकि ऐसा नहीं था आगे कि अलग-अलग चीजों को आपको एक्सप्लोर करना है, जी, अलग शहर में जाके अपना करियर बनाना है, वो जी, सोच नहीं थी। नहीं थी। एक जगह पर हैं आप, बस वहीं पे रहो और वहीं पे पढ़ाई करो और फिर आगे बढ़ो उसी में। तो वो सोच में बहुत बदलाव आया है अब, और अब ऐसा है कि बच्चे को सपोर्ट मिलता है, जैसे परिमू सर ने भी कहा कि उस वक्त नहीं था, अब बहुत अलग से सपोर्ट मिलता है। हमारे साथ अब जुड़े हैं डॉक्टर हितेश भाटिया, हर्षिल भाटिया, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हितेश जी के बारे में मैं बता दूं कि एसोसिएट डीन है स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लॉ, नवरचना यूनिवर्सिटी। पीएचडी की है इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना, ओह माय गॉड। ऐसा एक्सप्रेशन देके आप डराइए मत ऑडियंस को। मकसद ऐसा डराना नहीं था, मगर हाँ, डर मुझे लगता था वो एक इकोनॉमिक्स। आई एग्री कि सब लोग इकोनॉमिक्स सुन के थोड़े से वो घबरा जाते हैं इस तरह से। जी, और उसमें आपने पीएचडी की है तो वो तो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है फील्ड वो, और आज भी आप देखिए हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अर्थव्यवस्था और रोजगार और ये सब चीजें आज भी बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। भले किसी को समझ में आए ना आए, मगर हाँ, जीडीपी के बारे में बात जरूर करते हैं लोग कि वो स्कूल कॉलेज में बच्चों को इतनी अच्छी तरह समझाना कि बड़े होके वो डरे नहीं उससे, और उस नॉलेज को किस तरह से वो उपयोग में ला सकते हैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। 20 सालों से पढ़ा रहे हैं हितेश जी, और हितेश जी की एक खास बात, यानी आज हमने उनको इसीलिए जोड़ा है कि हितेश जी भले इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है और उसी में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मगर एक बहुत ही अलग सा इंटरेस्ट है, वो है कुकिंग। और रसोई में ये डॉक्टर हितेश भाटिया जब रसोई में जाते होंगे तो आप सोचिए कि घर में क्या भूचाल आता होगा, मगर ऐसा शायद नहीं होता होगा, क्योंकि उनका बेटा भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगा और दोनों ने कुकिंग क्लासेस किए और बहुत अच्छी अच्छी डिश बनाते हैं। तो पापा को देखकर बेटा कुकिंग सीखने गया था, या फिर बेटे को एनकरेज करने के लिए ये हितेश जी जुड़े थे? वहां से बात शुरू करते हैं, बताइए। दोनों बातें आप कह सकते हैं। मतलब मैं जब छोटा था, हर्षिल से भी काफी छोटा था, मैं 10, 11, 12 साल का रहा हूँगा, तो मेरी मदर तो जॉब करती थी, शी वाज वर्किंग विद बैंक, तो उनको घर आते काफी देर हो जाया करती थी। तो मैं था, मेरा छोटा भाई था, शाम को जब हमको भूख लगती थी तो बाय फोर्स हमको कुछ एक्सप्लोर करना पड़ता था किचन में कि अब खाएं क्या हम लोग, जब तक मम्मी वापस आए नौकरी पे से। तो हमने तब से मैंने बनाना शुरू किया कि चलो सैंडविच बना लेंगे, कुछ पोहे बना लेंगे, चाय बना लेंगे, एटलीस्ट नाश्ता हो जाए शाम का हमारा। तो वो 12-13 साल से जो बनाने की एक आदत पड़ गई, वो धीरे धीरे आगे शौक बनता गया, और भी बनाने की कोशिश करी इस तरह से। और फिर एक टाइम ऐसा आया, सेटल हो गए, शादी हो गई, सब हो गया, हर्षिल भी आ गया, तो ऐसा था कि संडे सुबह का नाश्ता मैं ही बनाऊंगा। तो वो संडे सुबह का नाश्ता जब बनाते थे तो हर्षिल ने देखना शुरू किया, साथ में बैठने लगा, मेरे हेल्प करने लगा, मेरे को कुछ काट दिया, कुछ मिला दिया, और खाने का बहुत शौकीन है हर्षिल बचपन से ही। तो उससे उसको एक डेवलप हुआ, उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और मैंने देखा कि उसका अंडरस्टैंडिंग खाने को लेके बहुत अच्छी थी, कि वो एक बाइट में से बोल सकता था इसमें हल्दी ज्यादा है, नमक कम है, मिर्ची का ये है, जीरा है, राई है, उसको सब चीजें पता थी, जो नॉर्मली किसी छोटे बच्चे को इतना आइडिया नहीं होता है मसालों के बारे में या खाने के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो वो देख करके मैंने इसको और एनकरेज किया, मैं कहा नहीं तू ध्यान दे इसके ऊपर, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ अभी भी कि इस तरह का कोई करियर अगर हो तो वो जरूर एक्सप्लोर करे अपने लिए। मैं बोलने ही वाली थी कि आपने पीएचडी भले इकोनॉमिक्स में की, मगर ये फूड में कहीं
किसी किसी एक फील्ड को चुनकर वो पीएचडी जरूर करेगा, बिल्कुल, मैं तो एक चाहता सब्जेक्ट को था, लेके। अभी भी मैं उसको यही एनकरेज करता हूँ कि मैं तू पढ़ाई अच्छी कर, नो डाउट, पर तू 9 से 5 वाली नौकरी को टारगेट मत कर। तू जा दुनिया घूम, दुनिया के कल्चर देख, उनकी सोसाइटीज देख, उनका रहन सहन क्या है, उसके बारे में कुछ पढ़ लिख, उसके बारे में एक्सप्लोर कर। आपके जैसे मीडियम में आए, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, मीडिया में रहे, और फूड पैशन जो अपना फूड है उसको कल्चर के साथ जोड़े, सोसाइटी के बिहेवियर्स के साथ जोड़े, उसको फॉलो करे। तो मैं अभी भी उसको एक्चुअली इस तरह से एनकरेज करता हूँ, बट अल्टीमेटली इट इज अप टू हिम कि उसको क्या करना है। बट ही एंजॉयड कुकिंग, देन ही वेंट फॉर दिस कुकिंग क्लासेस आल्सो। तो जी, वंदिता जी के आपने, पास उसको, हाँ, वंदिता जी के पास में यस आप यस, दोनों ने सीखा? नहीं मैं सीखने नहीं गया, आपने नहीं सीखा, नहीं अच्छा, नहीं मैं सीखने नहीं गया, पर मैं हर्षिल ने इसके साथ सीखा है। जाया करता था, वहां पे उनसे मुलाकात होती थी। तो ओके। और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा और ऑडियंस को भी कि ये लॉकडाउन में मतलब वंदिता जी की वजह से और हर्षिल की वजह से हमको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हर्षिल बहुत अच्छी चीजें बना बना के हमको खिलाया करता था। जो भी रेसिपी सीख के आया था वो सब उसने हमको खिलाई, और हमने बहुत चेरिश किया जी, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड आल्सो। बिल्कुल। जी। आई थिंक हर्षिल से भी अब सुनेंगे हम। हर्षिल, हाँ, वही अब हर्षिल के पास ही। हर्षिल, ये बताइए कि पापा की कौन सी डिश ने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि मैं भी अब कुछ ना कुछ बनाना सीखूं और फिर मैं भी बना के खिलाऊं? आई लाइक सैंडविचेस, मतलब पापा बहुत अच्छे सैंडविचेस बनाते थे, भी अच्छा। बनाते हैं, ओके। तो वो मेरे को एक अच्छा लगा सैंडविचेस। अच्छा, इसीलिए आप गए कि अब तो मैं सीख ही लूं और बना के एक्चुअली खिलाऊं। हाँ, ऐसा भी है, और मेरे को खाना, जैसे पापा ने बताया कि मेरे को खाना भी अच्छा लगता है, तो उससे मेरे को डेवलप हो के हाँ, मतलब कुछ बनाना चाहिए अभी। जी, जी, जी। तो खाने की खुशबू से पापा कह रहे हैं मसालों का स्वाद पता चल जाता है आपको। हाँ। हर्षिल, तो आप अपनी मम्मी को कैसे समझाते हैं ये सारी चीजें? मम्मी को बोल देते हैं कि मम्मा इसमें कुछ कम लग रहा है, जरा डाल दो। हाँ, उसमें बोल देता हूँ मैं। वो तो टेस्ट मशीन है टेस्ट हमारे में। घर का। वो टेस्ट करके अप्रूव करेगा तब होगा आगे बात। अरे वाह! क्या बात है, क्या बात है। नहीं, और इसकी बातें, वजह से तो मेरी वाइफ ने, इसकी मम्मी ने इसकी वजह से तो खाना, अपना खाना इम्प्रूव किया कि नहीं। Yeah. हर्षिल को, और मेरी डॉटर भी है रिद्धि, उसको बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि उसने एक्सप्लोर किया कि क्या मसाले डालने हैं, और मेरी डॉटर को भी उतना ही शौक है खाना बनाने का और खाने का, दोनों का एक्चुअली, उस तरह तो से। आज फादर्स डे के दिन क्या स्पेशल मेनू है? हाँ। इनको एनी टाइम चिकन बिरयानी बनाएंगे ये लोग तो भर के पूरा एकदम। क्या बात है। परिमू सर, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे हम कि जैसे कला, आपके दौर में कला को कितना प्राधान्य दिया जाता था, और आज के दौर में, आज के दौर की हम बात करें तो आज कला को पेरेंट्स कितना ज्यादा तवज्जो देते हैं, कितना वो भी अपने बच्चों को कला की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं? ये अच्छा सवाल है। इसमें हमें थोड़ा क्रिटिकल अप्रोच करना पड़ेगा। एक तो ये है कि ये हमारी यंग एज में, हमारे टीनेज, हम अडल्टहुड में जी, अभी भी इंडिपेंडेंस का जो स्पिरिट था वो ताज़ा था। मतलब 47 में आई वुड बी 11, तो 12, 13, 14, 15, तो 50s इज माय टीनेज। तो वो अभी भी जैसे गांधी जी जिंदा है, या वो चीजें जो होती थी उस जमाने में, मगर पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में ये था कि हमारा देश भी बड़ा देश बनेगा, और हमारे देश के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, या साइंस है, ये सभी चीजें, टेक्नोलॉजी, सब में इतनी हम ये पाश्चात्य देशों के जैसे हम भी हो जाएंगे। तो ये एप्रिसिएशन, हमारे देश में इतने अच्छे वोकलिस्ट है, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, इतने अच्छे भरतनाट्यम परफॉर्मर्स हैं, मणिपुरी परफॉर्मर्स हैं, ये सभी, एक तो रिवाइवल भी होता था, और देयर यूज्ड टू बी डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स, और ट्रेडिशन को फिर से स्टडी करना, ट्रेडिशन को रिवाइव करना, एनरिच करना, ये सब जो चल रहा, ये एटमॉस्फेयर उस वक्त था। उस तरह से हमें लग रहा था कि धीरे धीरे अगले 40-50 साल में कितनी तरक्की हो जाएगी सारे आर्ट्स में। तरक्की तो हो गई, मगर अभी जितनी प्रोग्रेस
इकोनॉमिक प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, साइंटिफिक प्रोग्रेस, साइंस एस्पेक्ट में भी जो अपने देश में हुआ है, उतना ही ये कलाओं में कम इंटरेस्ट है, उतना ही वो एंथुसियाज्म कम हो गई है, पर्टिकुलरली जो जिसको हम क्लासिकल फॉर्म्स कहते हैं उनके उनके बारे तो वो एक चीज है जो इवन मीडिया को भी उसमें हेल्प करना चाहिए कि वो इनकलकेट करें कि जैसे जैसे ये आप, मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी, जैसे जैसे आप बात कर रहे थे मेरे जहन में एक बात चल रही थी। मैं यहाँ पर हमारी इस चैनल के फाउंडर नफीस खान सर का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि वो हमेशा फोटो जर्नलिस्ट रहे। वीएनएम शुरू हुआ उससे पहले, तो बीइंग ए फोटो जर्नलिस्ट उनके मन में एक टीस रही हमेशा कि अखबार में जब हम देखते हैं तो एक बड़ा कोई बुटलेगर पकड़ा गया है या कोई बड़ा मर्डर हो गया है, उसे 4-5 कॉलम की स्पेस दी जाती है। उसी के सामने हमारे ही फाइन आर्ट्स फैकल्टी में किसी बहुत बड़े कलाकार की एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, उसको एक छोटी सी जगह दी जाती है। तो सर हमेशा इस बात से दुखी रहते थे कि मुझे नहीं समझ आता है कि इस तरह का ये न्याय है कि अन्याय है। क्यों हमें कलाकार की कला को प्रदर्शित करने के लिए वो जगह नहीं दी जाती है मीडिया में। और यही वजह है सर कि ये वीएनएम चैनल की रचना ऐसी कई सारी बातों से हुई, मगर इसमें एक बहुत अहम मुद्दा ये रहा सर की जहन में कि वीएनएम की रचना मैं करूं, वडोदरा शहर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूं और इसमें कलाकारों को ही ज्यादा से ज्यादा हम जगह देंगे, ताकि हर घर में हर एक बड़े कलाकार, छोटे कलाकार की कला को हम पहुंचा सके। तो ये बात मुझे कहनी थी, इसीलिए मैंने आपको रोका। प्लीज आप कंटिन्यू करें। सुनकर मुझे अच्छा लगा, आपने जो बताया ये मुझे मालूम था, अच्छी बात है। और खास करके बड़ौदा के लिए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि बड़ौदा में हर जो कला का मीडियम है उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं, पहले भी आजकल भी हैं। और कवरेज, उनके कवरेज करना करना चाहिए, बेटर कवरेज हो सकता है। हाँ। मतलब कवरेज के लिए आर्ट, अलग अलग जो मीडियम्स ऑफ आर्ट हैं और जॉनर्स हैं, उन के लिए यहाँ ही काफी कुछ मटेरियल मिल सकता है बिल्कुल आपके चैनल को। जी, जी सर, जी। और हमारी कोशिश यही है कि शहर के कई कलाकारों को हम जोड़ते रहते हैं, और आगे ज़्यादा बड़ी कोशिश रहेगी हमारी कि और कलाकारों को जोड़ें। और हर एक व्यक्ति को किसी न किसी एक कला से जुड़ना चाहिए, ताकि आप बहुत अलग इंसान उभर कर आए, आप अलग एक छवि बना सकें, परफेक्शन सीख सकें, कंसंट्रेशन सीख सकें। इसीलिए किसी एक कला से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गौरी मैम, आपसे जानना चाहेंगे अब, बतौर पिता, जब आपको नसीहत मिलती थी बचपन में, वो बातें तब ऐसा लगता होगा कि बार-बार एक ही बात सिखाई जा रही है, यार भाषण दिया जाता है, ऐसा कभी-कभी होता है, मगर एक वक़्त के बाद, एक उम्र के बाद ऐसा महसूस किया आपने कभी कि हाँ, वो बात सही थी? या बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जब आप उसी फील्ड में एंटर हो जाते हो, तो एक तो ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। जी। ऐसे नहीं कि बार-बार हमें कहा जाता है कि ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन हमें मालूम है कि हम जो भी करेंगे वो हमें इतना अच्छा करना है, हमें हमारी मतलब बेस्ट एफर्ट और एक्सेलेंस को पुश करते रहना है, बाउंड्रीज पुश करते रहना है। तो वो एक सामने रहती है उनकी छवि कि ये मैं करूंगी तो इसका उनका रिएक्शन कैसे होगा, या उनको अच्छा लगेगा कि नहीं। और कई स्टेजेस में से हम जब लाइफ के गुजरते हैं, करियर के स्पेशली, और वो भी क्योंकि एक ही फील्ड में है, तो लगता है कि कई बार उनकी बातें जो हैं वो सही हैं, और वो हम फिर
उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और अब एक स्टेज के बाद जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो वो भी अपने हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं, ताकि हमें लगता है कि अब हमें कॉन्फिडेंटली हम बात कर सकते हैं कई चीजों के बारे में। तो हाँ, लगता है कई बार कि वो जो पहले कहा था 20 साल पहले, वो बात सही थी। बिल्कुल, जी, ऐसे जी। कई इंस्टेंसेस हैं। जी, और आज भी आपको कुछ ना कुछ तो कहते ही होंगे? आज भी, बिल्कुल, क्योंकि भी बिल्कुल, हम भले बड़े हो गए, मगर आखिरकार तो पिताजी हैं, तो वो तो हमें बच्चा ही समझेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें कभी कई बार ये डायलॉग हमें कहना पड़ता है कि हम भी अब पेरेंट्स हैं, हमने भी बच्चों को बड़ा किया है, तो जी, हमको भी जी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, तो आप लोग हमें भी जी। थोड़ा हमारी एज के हिसाब से रिस्पेक्ट दीजिए। बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। आज हमारे साथ जितने भी फादर्स, डॉटर, फादर्स, सन जुड़े हैं, उन सबके लिए एक खास बात यहाँ ज़रूर मैं कहूँगी कि जो भी पिताजी सिखा रहे हैं, वो आप ये मत सोचें कि ये सारी चीज़ें ठीक है, वो कह रहे हैं, कर लेंगे, उसको सीरियसली लेना। आपको एक दिन डेफ़िनिटली ये एहसास होगा कि वो जो कहते हैं और जो कहते थे, वो बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में, क्योंकि पिताजी और माताजी जो सिखाती हैं, वो दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा सकता, कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता, जो हमें हमारे पिताजी, माताजी सिखाते हैं। आरती, और कुछ सवाल हैं आपके? मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि हम कहते हैं ना कि नीम का जो पेड़ होता है, वो बहुत ही कड़वा होता है। जी। तो बस आप उसी तरह से कंपेयर कर लीजिए कि आपको माँ-बाप जो हैं, वही सही सिखाने के लिए, सही रास्ते पे ले जाने के लिए वो बोलते हैं, तो हमें कड़वा लगता है जी। कि आप हमें इतना बोल रहे हैं, आप हमें इतना सुनाते हैं। रोज़ एक ही चीज़ सुबह-सुबह आप स्टार्ट कर देते हो, हम ऐसे रिएक्ट करते हैं। बच्चे आजकल ऐसे बोलते हैं कि व्हाई एवरी डे द सेम थिंग, है ना? ऐसा हो या जाता है। पर आई थिंक सबसे ज़्यादा छाँव भी नीम का झाड़ ही देता है, और हमारे माता-पिता से बड़ा ट्यूटर या बड़ा टीचर आई थिंक हमें नहीं मिल सकता है। कल ही हम बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि वो पेंट और ड्राइंग्स तो वो करते हैं, उनका बेटा भी करते हैं अनय। पर वो उसे कहते हैं कि पेंटिंग और ड्राइंग तो आप कर लो, उससे पहले ब्रश धोना सीखो। ओह! तो आई थिंक वी शुड आस्क हिम कि आप बताइए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसके लिए जानना? जी, ये चीज़ मैंने मेरे पिताजी से सीखा है और मेरे पिताजी ने शायद मेरे दादाजी से सीखा है ये चीज़, क्योंकि मेरे जो फैमिली है ना, वो 71 में बांग्लादेश वॉर के बाद यहाँ आए थे। तो वो उनको एक जो अलग-अलग कैंप्स में उस टाइम रहते थे ना, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मतलब जड़ से सिखाना वो इम्पोर्टेंट समझा मेरे दादा ने। तो दादाजी ने पापा को सिखाया, पापा ने मुझे सिखाया, अब वही चीज़ें मैं इसको सिखाता हूँ कि तो एक चीज़ है, आप जड़ से जुड़ो, बाकी चीज़ें तो आप कर लोगे, लेकिन ये जो बाद की चीज़ें हैं, वो आपको पहले सीखनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नहीं तो आजकल तो सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि पापा आप धो दो, पापा आप ये कर दो, आप कलर बना दो, मैं सिर्फ पेंटिंग कर लूँगा। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रश धोने आना चाहिए, उसको सुखा के ड्राई करके, क्योंकि एक बार वो क्या बोलते हैं ना, पैसे की जो कीमत, अगर ऐसे कलर यूज़ करते हैं और उसको हम घोल के रख के छोड़ देते हैं, तो ब्रश भी खराब होता है और कलर भी खराब होता है। तो पहले वो चीज़ें सीखें, जिससे आप सारी चीज़ें बचा सको और उसकी अहमियत जानो। इसलिए मैं इसको बहुत पहले सही। एब्सोल्युटली ग्रेट। और आई थिंक हर्षिल को भी यही पूछना है मुझे कि हर्षिल, खाना बनाना तो बहुत अच्छा आता है हमें, लेकिन बर्तन धोना बाद में, किचन का प्लेटफॉर्म साफ करना, वो काम आप करते हो कि मम्मा करती है? झाड़ू पोछा भी करता ऐसे कर देता हूँ लाइक प्लेटफॉर्म साफ कर देता हूँ एंड हाँ, नहीं करता। नहीं मतलब जैसे वो मास्टर शेफ्स होते हैं ना कि ये कटिंग करके मुझे दे दो, अच्छा ये नहीं। मुझे रेडी दे दो, वहां से मसाला दे दो, यहाँ से ये दे दो, और मैं सिर्फ बना रहा नहीं, हूँ, फिर कट उसके करना बाद पड़ता है और वो सब ढूंढना पड़ता है और किचन में। अच्छा, यानी बात का वाइंडिंग अप आप करते हैं, इसका मतलब। खाना सर्व करना, लेना सब। हाँ, खाना सर्व करना वो भी करता हूँ मैं। अच्छा, पापा फुल सपोर्ट में है, बिल्कुल। हाँ, मैं उसको वही पापा बता रहा सिखा हूँ रहे कि हैं। पूरा करता है तू, खाना सर्व से लेकर के बर्तन उठाने तक पूरा ही करता है वो काम एक्चुअली। दैट्स वेरी जी, इंपॉर्टेंट। जी। आई थिंक वो इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अभी 2-3 महीने से थोड़ा मेडिकल कंडीशन से भी फैमिली गुजर रही थी, पर इसका सपोर्ट हमको बहुत बड़ा रहा ड्यूरिंग दैट जी। पर्टिकुलर पीरियड आल्सो।
इसीलिए। एक्सीलेंट, और मैं एक्सीलेंट। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे पहचान वालों को भी मैं बोलता हूँ कि बच्चों को बचपन से ही घर में काम करने की आदत बिल्कुल डालो। ऐसा मत करो कि बच्चा है तो घर में काम नहीं करेगा। वो बहुत जरूरी है कि बच्चा बचपन से ही अपने घर का सब काम करे। मतलब मैं भी उस तरह से, मैं तो सिंगल मदर के साथ बड़ा हुआ तो हमको तो करना ही पड़ा, पर इनको तो पूरी फैमिली के साथ भी मैंने ट्रेनिंग दी कि नहीं, घर का जो भी काम है तुमको भी करना है, चाहे वो किचन का ही क्यों ना हो काम। ये सोच बहुत मायने रखती है। और एक पिताजी अगर ऐसा कहते तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जनरली ऐसा होता है कि पिताजी हमेशा कहते हैं कि ठीक है ना यार, बेटा अभी, बेटा या बेटी व्हाटएवर, बट बड़ा होगा या बड़ी होगी तब कर लेगी, अभी रहने दो मम्मा को। ये पापा हमेशा कहते हैं, और खासकर बेटियों के लिए तो बहुत ज्यादा फेवर करते हैं पापा। तो ये अच्छी बात है कि आप ये सारी चीजें मैं तो यंगस्टर्स के साथ कॉलेज में रहा हूँ इतने सालों से, तो वो दुनिया भर में जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर उन्होंने अपने घर में वो काम नहीं किया होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है एडजस्ट करने के लिए। और अगर अपने घर में किया हुआ है तो दे आर इंडिपेंडेंट, फिर उनको कभी किसी पे डिपेंडेंट होना ही नहीं पड़ेगा लाइफ के अंदर। बिल्कुल। और आई थिंक हर्षिल, आपके पास तो इतना अच्छा आर्ट है, आप कभी भूखे नहीं रहोगे, मम्मी पापा होंगे साथ। थोड़ा टाइम पहले पापा ने भी मेरे को ये सेम चीज बोली थी जी, अच्छा, he will manage that। एब्सोल्युटली। और आई थिंक वही सबसे बड़ी फिक्र होती है पेरेंट्स की कि बेटा बाहर जाया या बेटी बाहर जाएगी तो करेगी क्या, खाना कैसे करेंगे मैनेज, अकेले कैसे करेंगे, काटना नहीं आता है, चाय बनानी नहीं आती है। तो आई थिंक आपके केस में मम्मी पापा एकदम हैप्पीली आपको बोलेंगे आपको जहां जाना है आप जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज में खाली ऐड कर दूं कि ना, कुकिंग, पर्टिकुलरली कुकिंग बच्चों को सिखाने से एक और फायदा होता है, मतलब बच्चे खाने की वैल्यू करते हैं। जो नॉर्मली हम कंप्लेन देखते हैं घरों में कि बच्चे नहीं करते, पर अगर बच्चे खुद खाना बनाते हैं और खुद जुड़े रहते हैं उसके प्रोसेस के साथ, तो बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं खाने की। बिल्कुल, इसलिए फिर हम इजीली कमेंट नहीं कर सकते मम्मा आज खाना अच्छा नहीं बना है ना। क्या मम्मा, रोज आप एक ही खाना बनाते हो, एक ही सब्जी बनाते हो। आखिर में हितेश जी क्या संदेश देंगे आज, जब हम फादर्स डे मना रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें आज हमारे बीच हुई है, तो क्या संदेश देंगे? नहीं, एक तो बहुत आपका शुक्रिया कि वीएनएम के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और अच्छे फादर सन फादर डॉटर डिओस का इंट्रोडक्शन हुआ आपके ऑडियंस के साथ। मेरा तो यही संदेश है कि हर फादर को अपने बच्चों को फुल इंडिपेंडेंस देना चाहिए, उनको जो करना हो उसका गाइडेंस, उसका सपोर्ट देना चाहिए। पर एक इंस्ट्रक्शन है कि डेडिकेशन बहुत जरूरी है। बच्चा जो भी करे उसको करने दो, पर उसको ये सिखाओ कि वो फुल डेडिकेशन के साथ करे। केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। जो गायत्री जी आपने भी शुरू में कहा कि आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा लिबरल हो गए, तो वो बहुत ज्यादा लिबरल होने के साथ साथ उनको एक चीज में खाली स्ट्रिक्ट रहना है कि जो बच्चा करे वो फुल डेडिकेशन के साथ करे और परफेक्शन के साथ करे। अदरवाइज फिर ये पूरा टाइम एक बार निकल गया ना, फिर वो वापस आएगा भी नहीं और फिर बच्चे वो चीज नहीं सीख पाएंगे। तो ये बहुत सही है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे समाज की रचना ऐसी हो गई है, हमारे समाज में ऐसे लोग हो गए हैं, यूथ पता नहीं क्यों ज्यादा डेडिकेशन में नहीं बिलीव करता है, क्यों परफेक्शन में बिलीव नहीं करता है। मगर आप ये सोचे कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, ज्यादा सोचने की जरूरत है। विश्वास जी, आप बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे आज फादर्स डे पे? एक्चुअली जितना रिस्पेक्ट हम अपने बड़ों को देंगे वो उतना रिस्पेक्ट हमें देगा। ये चीजें हमें सभी को देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें मैं देखता हूँ कि जो दुखी होते हैं कि बच्चे कहीं और हैं, पेरेंट्स कहीं और हैं, तो ये चीजें हमारे साथ भी हैं, लेकिन वो जो एक कनेक्शन होना चाहिए, आजकल तो वीडियो कॉल के जरिए हम हमेशा बात कर सकते हैं, तो ये कनेक्शन कभी नहीं टूटने देना चाहिए। इस बात का हमेशा परिमो सर से मैसेज लेंगे। उससे पहले मैं गौरी जी आपसे एक और सवाल, मेरा जो आखिरी सवाल है, आपको आपके पिताजी ने जो सिखाया, जो सीख दी, जो कला के प्रति आपको आगे बढ़ने का मौका दिया, यही सारी बातें आप अपने बच्चों को कैसे सिखा रही हैं, कैसे उनको ऐसे ही संस्कार दे रही हैं और इसी तरह उनको भी आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं, किस तरह? बिल्कुल, अब हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। तो बेटे को स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था, तो मेरे हस्बैंड ने पूरा मतलब जी जान लगा के उसको सपोर्ट किया। वो क्रिकेटर है
और उसने काफी स्टेट लेवल तक खेला है, तो उसमें भी हम लोग पूरे जुड़ जाते थे। आई मीन आई कॉल माई सेल्फ क्रिकेट मॉम। तो हम उसके पूरे स्कूलिंग के पीरियड में जो भी उसको ट्रेनिंग के लिए जाना हो या टूर्नामेंट्स के लिए जाना हो, पूरा हमने सपोर्ट किया। जब छोटी बेटी है, उसने हमें एक सरप्राइज दिया कि हम मुझे संगीत सीखना है, और वो वेस्टर्न कंटेम्पररी म्यूजिक। तो हमने तो कभी सुना नहीं था, और हमें पता भी नहीं था कि उसको इतना लगाव है और टैलेंट भी है। तो उसने जब कहा कि मुझे बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में जाना है, तो हमको तो पता ही नहीं था। हमने थोड़ी रिसर्च की, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ हम सपोर्ट करेंगे, व्हाई नॉट। तो जब उसने फाइनली डिसाइड किया, और ये बहुत हाई लेवल का स्कूल है जिसमें एंट्री मिलना ही बहुत मुश्किल था। तो उसने जब ऑडिशन दिया तो उसको एडमिशन मिल गया। अब हमें डिसाइड करना था कि ये प्रोफेशनल जो कन्वेंशनल प्रोफेशंस हैं उसमें भेजें, या ये हटके जो कोर्स कर रही है और जिसका कोई मतलब अभी फ्यूचर हमें पता नहीं है, और उसमें भी स्ट्रगल है। जी। तो उस वक्त मैंने जो मेरे फादर के मतलब मेरे ग्रैंडफादर का मैंने रेफरेंस लिया। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अगर हमारे ग्रैंडफादर पापा को 51 में कश्मीर से बड़ौदा, जो उस वक्त तो जानकारी भी नहीं इतनी थी कि क्या जगह है, कैसे लोग हैं, वहां से मतलब कश्मीर से उनको यहाँ के आर्ट पढ़ने की परमिशन दी और सपोर्ट किया, तो 21st सेंचुरी में हम क्या सोच रहे हैं? हमें तो करना ही चाहिए। वी शुड बी ओपन माइंडेड एंड सपोर्टिव। सो भगवान की दया से उसकी पढ़ाई हो गई, और अब वो प्रोफेशनल है, सिंगर है, और काफी क्या बात है। अपने मतलब जी जान से उसने अपनी डिसिप्लिन और मेहनत और लगन और टैलेंट से वो काम कर रही है, और हम अभी भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। सो हमें लगता है कि जो हमने हमारे पेरेंट्स से सीखा है वो अब हम इस नेक्स्ट जनरेशन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। गौरी मैम, आज फादर्स डे है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे परिमो सर को? मैं ये कहूंगी कि उनकी लाइफ एक मिसाल है, और एट दिस एज जो जिस डिसिप्लिन से अपना सेहत संभाल रहे हैं, और अपनी जो रिसर्च की, और अपनी जो उनकी मतलब पूरी दिनचर्या है, उसमें हर मौके पे, हर मोमेंट पे इतना कुछ सीखने के लिए है हमारे लिए, और यंगस्टर्स के लिए स्पेशली। तो मैं ये कहूंगी कि इस तरह से उनका जो अपना सेल्फ डिसिप्लिन और अपना जो कमिटमेंट है टू द आर्ट एंड टू द फील्ड दैट ही हैज चोजन, ये मिसाल हमें आगे ले जानी है और ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, और उनको इंस्पायर करना है। और हम ये भगवान से दुआ करते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे, और वो लगातार इस तरह अपनी जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते रहे। जी, हम भी यही दुआ करेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, उनके आशीर्वाद आपको तो मिलते रहें, हमें भी मिलते रहें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप हर्षिल क्या कहेंगे? आज पापा को थैंक यू कहना है तो क्या कहोगे? पापा को अगर पापा को थैंक यू बोलना होगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि पापा ने मेरे को हर चीज में सपोर्ट करा है, एंड मेरे को मतलब हर चीज बताई है कि आपका चॉइस, आपको जिधर आपको अपना इंटरेस्ट लेके जाना है। जी। ओके, हितेश जी, आपको अपने पापा को थैंक यू कहना है तो क्या कहोगे? मतलब मैं तो हर दिन हर पल ही थैंक यू बोलता हूँ उनको। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज टू यंग, तो मेरे लिए तो बहुत मेमोरीज हैं, और तो वो तो हर पल निकलता ही है, थैंक यू रहता ही है। जो भी कुछ हूँ मैं उनके आशीर्वाद से हूँ। जी। गोविंद जी, आप क्या कहेंगे अपने डैड के लिए? मैं हमेशा ही उनको मिस करता हूँ, क्योंकि वो अभी वहाँ हैं छत्तीसगढ़ में, और हम यहाँ कोविड की वजह से जबलपुर में फंसे हुए हैं। तो मैं हमेशा ही याद करता हूँ, और जो भी आज मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। अगर वो नेगेटिव वे में ले सकते थे उसको नेगेटिव वे में लेते, अगर मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया तो आज मेरी ताकत है। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। And Thank you, wishing thank you you all for a very inviting. happy Father's Day to all the fathers. Thank you for inviting us. आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक ही बात जरूर कहूंगी,
पृथ्वीराज कपूर ने राज कपूर को कहा था, जब राज कपूर उनके असिस्टेंट बनकर पृथ्वी थिएटर गए थे, तब वो नाराज थे और उन्होंने कहा कि पापा आपने मुझे आपके असिस्टेंट क्यों बनाया? आप मुझे अपना असिस्टेंट बनाएं या फिर मुझे इतना कोई बड़ा काम दे। तो उन्होंने कहा था कि आखिरी पायदान से आप शुरू करोगे तभी अव्वल पायदान पे पहुंचोगे। तो बस आज यही मैं आप सबको भी कहूंगी कि अपने बच्चों को भी यही सिखाए, बिल्कुल आखिरी पायदान से शुरू करने की बात उनको सिखाए, तब जाकर वो पूरी सीढ़ी चढ़ेगा, फिर अव्वल पे पहुंचेगा। हम आजकल बहुत ज्यादा जल्दी भाग के अव्वल पहुंचना चाहते हैं और उसी में बहुत सारी गलतियां करते हैं और उसी को लेकर हम समाज में भी बहुत ज्यादा खराबी फैलाते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर आपको बाहर करना है हमारे समाज से, तो एक पिता की भूमिका यही रहेगी कि वो अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे जो इस समाज को और ज्यादा अच्छा बना सके। और जो बच्चे हैं, आई थिंक वो भी इसे अप्रिशिएट करें। जी फादर्स नहीं बोलते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कई बार माएँ भी एक्सप्रेस नहीं करती हैं। जी तो बच्चों, आपसे मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि वो माँ हो या बाप हो, हर रोज फादर्स डे है, हर रोज मदर्स डे होता है। उन्हें अप्रिशिएट करिए, उनके एफर्ट्स को देखिए, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे जी और हमेशा यही चाहते हैं कि आपको उनसे बेहतर जिंदगी मिले। तो ऑलवेज उनका ट्राई यही रहता है। तो प्लीज अप्रिशिएट द एफर्ट्स, और अपने एफर्ट्स तो आपको पुट इन करने ही हैं, क्योंकि जिस तरह इन सब फादर्स ने बताया कि हम अपने बच्चों में अपना बचपन देखते हैं, तो आई थिंक वो उम्मीद हर एक पिता को रहती है, हर एक माता को रहती है कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा होके कुछ अच्छा बने, कुछ कर ले, अपने लिए करे। उसमें माँ बाप का स्वार्थ तो बिल्कुल नहीं है। होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको फिर एक बार आज फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीएनएम टीवी के साथ बस इसी तरह जुड़े रहें। ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए आप वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर, वीएनएम टीवी का वेबसाइट है जहां आप विजिट कर सकते हैं राज्य, देश, दुनिया की खबरों के लिए। और वीएनएम टीवी किड्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने छोटे बच्चे हमें देख रहे हैं और जो पेरेंट्स, क्योंकि वीएनएम टीवी किड्स हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आता है जो आपकी पेरेंटिंग जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार। नमस्ते।